नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक के साथ वार्ता हुई। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल आज आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजने को कहा। और हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। श्री मोदी ने आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉक के साथ वार्ता की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर की रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और परस्पर हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच 4 क्षेत्रों में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री का सिंगापुर के पार्लियामेंट भवन पहुंचने पर स्वागत किया गया। ब्रुनेई की अपनी सफल यात्रा के समापन के बाद श्री मोदी कल लायन सिटी सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी के सम्मान में निजी रात्रि भोज दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उल्लेख किया कि श्री वोंग के साथ उनकी विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत सिंगापुर के साथ अपनी मैत्री संबंधों को महत्व देता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री मोदी करीब 6 साल बाद सिंगापुर के दौरे पर हैं। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा सिंगापुर दुनिया भर में भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सिंगापुर के पास 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है और यह इस क्षेत्र में पहले से ही भारत में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर बिजनेस लीडर से बातचीत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डालेंगे और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं से भी अवगत कराएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र उद्योग वर्ष 2030 तक बढ़कर $350 अरब तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इससे देश में 3 करोड़ 50 लाख नौकरियां सृजित होंगी। भारत टेक्स 2025 के आयोजन से पहले श्री सिंह ने आशा व्यक्त की कि भारत को विश्व में अपने ब्रांड और टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल कपड़ा उत्पादों से वैश्विक पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग के लिए केंद्र सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना परिधान उद्योग में उत्पादन और ब्रांडिंग बढ़ाने में सहायक होगी। श्री सिंह ने बताया कि ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 अगले वर्ष 14 से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। आकाशवाणी दिल्ली से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज शाम 4:10 से FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर उपलब्ध होगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ ऐसे विशिष्ट शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को मान्यता प्रदान करना और उन्हें सम्मानित करना है, जिन्होंने न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि विद्यार्थियों के जीवन में भी समृद्ध बनाया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 50 शिक्षकों का चयन किया है। चयनित शिक्षक 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों से हैं।
राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान आज शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति सचिवालय में एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अमृत उद्यान में प्रवेश राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से राष्ट्रपति भवन तक एक मुफ्त शटल सेवा चलाई जाएगी। अमृत उद्यान पिछले महीने की 16 तारीख से जनता के लिए खोल दिया गया था। इस अवसर पर आज लखनऊ में देश के सबसे बड़े काव्य महोत्सव कवि कुंभ का आयोजन हो रहा है। ये आगामी प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ का भी अवसर है। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित ये तीसरा कवि कुंभ है। पहले 2 आयोजन हस्तिनापुर में हुए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिक्षक दिवस पर शुरू होने वाले इस महोत्सव में राज्य और देश भर से लगभग 340 प्रमुख कवि और कवियत्रियां भाग लेंगी। देश के सबसे बड़े काव्य उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम में कवि और कवियत्रियां महाकुंभ की महिमा का जश्न मनाने वाले छंदों का पाठ करेंगे। इस 3 दिवसीय कवि कुंभ के दौरान आज और कल शाम 9:30 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कवि और कवियत्रियां जैसे डॉक्टर अनामिका जयनंबर, डॉक्टर हरिओम पवार, कविता तिवारी, संतोष आनंद, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, शशिकांत यादव और आशीष अनल सहित कई अन्य कवि प्रस्तुति देंगे। नामचीन शख्सियत और प्रेरक वक्ता अवध ओझा, आचार्य प्रमोद कृष्णन, बापू चिन्मयानंद और प्रसिद्ध फिल्म गीतकार A.M. तुराज सहित कई प्रमुख हस्तियों को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आमंत्रित किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत पेंशन पाने वाले लोग अब 1 जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इसमें 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। श्री मांडविया ने कहा है कि देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन के वितरण से पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। उम्मीदवार 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 17 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 25 सितंबर को 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार 9 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 18 सितंबर को 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले पहले चरण का चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए मतदान कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन इस महीने की 12 तारीख तक भरे जा सकते हैं। इससे अगले दिन उनकी जांच की जाएगी। 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कल शाम जारी की गई सूची के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा सीट से, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से और पूर्व मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं असीम गोयल अंबाला सिटी से, कुंवरपाल गुर्जर जगाधरी से और घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एक केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल आज आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर तथा अन्य क्षेत्रों का दौरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन अवर सचिव संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में ये दल बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण और पीड़ितों से बात करेगा। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 26 दल तैनात किए गए हैं। ये दल केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके राहत बचाव अभियान सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती दबाव के प्रभाव से एनटीआर, कृष्णा और एल्लुरू जिलों सहित तटीय आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तटीय आंध्र प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
विजयवाड़ा और एनटीआर जिलों में बाढ़ के प्रभाव से उबर रहे कुछ हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई है। राज्य सरकार की एजेंसियों ने सूचित किया है कि बारिश से विजयवाड़ा में बाढ़ की स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि बूदामेरू नहर में 3 में से 2 दरारों को पहले ही भर दिया गया है और तीसरी को पाटने का काम जारी है। इस बीच आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय विशेषज्ञ टीम बाढ़ के प्रभाव का आकलन करने के लिए आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेगी। विजयवाड़ा से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। उनसे कहा गया है कि वे प्रत्येक क्षेत्र और जिले में अधिक भीड़ वाले अस्पतालों की पहचान करें और वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्हें सुरक्षा उपायों का आकलन और उसमें सुधार करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के परामर्श से सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश भी दिया गया है। और अब पेरिस पैरालंपिक की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह ने पुरुषों के निजी तीरंदाजी रिकर्व ओपन फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे पैरालंपिक या ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बने। इसके बाद पुरुषों के क्लब थ्रो F51 के फाइनल में धर्मवीर ने 34.92 मीटर की दूरी तक थ्रो करके एशियाई रिकॉर्ड तोड़ने के साथ स्वर्ण पदक जीता। प्रणव सूरमा ने भी इसी स्पर्धा में 34.59 मीटर की दूरी तक थ्रो करके रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले दिन में विश्व चैंपियन सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की गोला फेंक F46 श्रेणी में 16.32 मीटर एशियाई रिकॉर्ड के साथ थ्रो करके रजत पदक जीता। दिन में जीते 4 पदकों के साथ भारत के पदकों की कुल संख्या 5 स्वर्ण, 9 रजत और 10 कांस्य सहित 24 हो गई है। भारत अंक तालिका में 13वें स्थान पर पहुंच गया है। पैरालंपिक खेलों के 8वें दिन आज भारतीय टीम तीरंदाजी अभियान में शानदार खेल के साथ अभियान का समापन करने के लिए उतरेगी, जबकि स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह अपने दूसरे पदक के लिए मिक्स्ड टीम रिकर्व ओपन स्पर्धा में पूजा जात्यान के साथ चुनौती पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक के एक सिंगल संस्करण में सबसे अधिक पदक जीतने के लिए पदक विजेताओं को बधाई दी है। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F46 में भारतीय पैराएथलीट अजीत सिंह यादव ने देश के लिए रजत पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय प्रशिक्षकों और पूरी टीम को दिया। ये मेडल मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में या उनके वर्ल्ड कप में या अपनी टीम का हिस्सा बने, अपने देश का प्रतिनिधित्व करें, और शायद मैं उनमें से एक हूँ। पैरालंपिक जैसे एक बड़े इवेंट में सिल्वर मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनई यात्रा सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद सिंगापुर पहुंचने का समाचार सभी अखबारों में है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आदर्श निवेश गंतव्य बताया। भारत और ब्रुनई ने नौवहन की स्वतंत्रता पर जोर दिया। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रुनई की धरती से बिना नाम लिए चीन को कड़ा संदेश। हिंद प्रशांत पर मोदी ने सुनाया भारत विस्तारवाद के खिलाफ। पेरिस पैरालंपिक में भारत की बड़ी उपलब्धि की खबर दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की। भारत के हरविंदर सिंह ने इतिहास रचा। तीरंदाजी में पहला गोल्ड। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री की पदक विजेताओं को बधाई देने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसान के बेटे ने व्यक्तिगत रिकर्व के फाइनल में पोलैंड के लुकास को शिकस्त दी, लगातार दूसरा पैरालंपिक पदक जीता। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी अखबारों ने शिक्षकों को नमन किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, हमारे भविष्य को गढ़ने वाले शिक्षक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, डिजिटल एआई के युग में भी शिक्षक हमारे लिए बने रहेंगे खास। मारवाड़ का आकाश इन दिनों फाइटर प्लेन की आवाजों से गूंज रहा है। दैनिक जागरण ने भारत के सबसे बड़े बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति द्वारा आसमान के तिरंगा बनाने का खूबसूरत चित्र प्रकाशित किया है।
धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। और हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।